प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ लोगों के पास जरा सा पैसा आते ही भूल जाते हैं कि वो लोग आखिर कौन हैं। और जब पैसा उनके पास से चला जाता है तो दुनिया वाले भूल जाते हैं कि आखिर वो कौन है। काफ़ी मज़ेदार बात है ये भी, है ना दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रहस्य है, वीडियो के एंड तक आप सभी लोगों को ये अच्छे से पता चल जाएगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ये मेरी बहुत फेवरेट बुक है, जो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको मॉर्गन हसल ने लिखा है। इस बुक में पैसों के मनोविज्ञान को अच्छे से समझाया गया है। जब भी पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है, ये बुक मस्ट रीड बुक में काउंट की जाती है। आज मैं आपको इस बुक की 5 ऐसी लर्निंग को समझाने वाला हूँ जो कंप्लीट बुक का सार आप लोगों को अच्छे से समझा देगा। और मैंने खुद भी इस बुक से क्या सीखा वो भी आपको एंड तक अच्छे से पता चल जाएगा। मॉर्गन हसल की इस बुक में धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान का पैसों के लिए अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, कुछ लोगों के लिए पैसे से ज़्यादा खुशियाँ मायने रखती हैं और पैसा मैटर नहीं करता। चलिए देखते हैं आखिर मैंने कौन सी 5 बातें सीखी द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये लर्निंग ली, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि आपको एक बंगला चाहिए या फिर 5 लाख, तो आप लोग काफ़ी सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि पैसा संशय में डाल ही देता है। पैसों को समझने से पहले अपने माइंड को समझना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप भी ऐसे सवालों से परेशान हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस बुक को और अच्छे समझाने के लिए ऑथर ने एक किस्सा भी बताया है। ऑथर ने कहा है, जब मैं कॉलेज में था तो पैसे इकट्ठा करने के लिए जॉब किया करता था, और जहां मैं जॉब करता था वो लॉस एंजल्स के सबसे महंगे होटलों में से एक था। उनका कहना ये था, जब वो वहाँ होटल में काम करते थे तो वहाँ एक 21 साल का यंग मिलीनियर आया था, जिसकी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ थी। उसने बहुत कम एज में ही वाईफाई राउटर का एक कंपोनेंट बनाया था। उसने बहुत सारे स्टार्टअप बनाए और सेल कर दिए, लेकिन मनी मैनेजमेंट में उसके पास उतनी नॉलेज नहीं थी, या फिर ये कहें उसकी उतनी पकड़ बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस लड़के को शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता था। और हंसी की बात तो ये है दोस्तों, जहाँ भी वो जाता था नोटों की गड्डी लेकर ही जाता था और उन्हें अच्छे से उड़ा कर आता था। वेटर को टिप के नाम पर मोटी नोटों की गड्डी दे दिया करता था और कहता था कि ये लो भाई, ये है तुम्हारी टिप। एक बार की बात है, वो किसी शॉप में जाता है तो दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दे दिए। और अब आगे की बात सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। वो समुद्र के किनारे गया और बीच साइड जाकर अपने दोस्तों को सिक्के देकर बोला, चलो फेंकना शुरू करो, देखते हैं कौन दूर फेंकता है और किसका सबसे दूर जाता है। इसी तरह की हरकतें वो अपनी डेली लाइफ में किया करता था। और एक दिन ऐसा आता है जब वो एक होटल के लैंप से टकरा जाता है और लैंप टकरा कर टूट जाता है। ये देखते ही देखते होटल मैनेजर कहता है, $500 का खर्चा है इसमें, जल्दी से पे कर दो। तो इस यंग लड़के ने फिर से तमाशा करना शुरू कर दिया और काफ़ी तमाशा करने के बाद बोला, ये लो $5000 मैनेजर के मुंह में मार दिए और कहा कि इससे जितने लैंप ठीक करवाने हैं करवा लेना और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। ज़्यादातर लोगों की ये बातें बकवास और फेक लगेंगी, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को ये बातें बकवास और फेक लगेंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस बुक में लेखक ने पैसे को लेकर लोगों की साइकोलॉजी को बताया हुआ है। जो बातें ऑथर के साथ हुई हैं वही डिस्कस की गई हैं, और ऐसे लोग सच में होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है और ऐसे लोग दिखावा करते हैं। दोस्तों, जो लोग पैसे को लेकर इसी तरह की खर्चीली मेंटेलिटी रखते हैं और पैसे की इज्जत नहीं करते, तो वो एक समय बाद दिवालिया हो जाते हैं। और देखते ही देखते इस यंग मिलीनियर के साथ भी ऐसा ही हुआ। पैसे के नशे में इस लड़के ने अपना सारा पैसा खो दिया, क्योंकि इसको घमंड हो चुका था। दोस्तों के साथ मिलकर अपने पैसे को तेजी से बर्बाद कर रहा था, और वो दोस्त ही थे जब पैसा खत्म हो गया तो इसका साथ छोड़कर चले गए। सबसे पहले दोस्तों ने ही साथ छोड़ा। इसके साथ ऑथर मॉर्गन हसल ने एक सफाई कर्मचारी के बिहेवियर को भी यहाँ पे बताया है और उसको कंपेयर करते हुए कहा है कि पैसे को कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन इसी के साथ उसे सेव करना
और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए माइंडसेट बेहद ज़रूरी होता है। एक सफाई कर्मचारी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किस तरह से उसने पैसे को बचाए और स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एक दिन बाद करोड़पति बन गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात पैसे को लेकर ये जानने वाली है कि पैसा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर मनी। दूसरा सबसे बड़ा लेसन जो मैंने इस किताब से सीखा है, अमीर बनना तो आसान है लेकिन अमीर बने रहना बेहद मुश्किल है। आपने भी ऐसे कई लोग जरूर देखे होंगे जो अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अमीर भी बनते हैं, लेकिन शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख पाते और जल्दी ही गरीब भी हो जाते हैं। इसलिए आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्टॉक, बिजनेस, म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी फील्ड हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लंबे समय तक टिके रहना। इसे और अच्छे से समझना है तो वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इनके साथ इन्वेस्टमेंट तो शुरू काफ़ी लोगों ने किया था, लेकिन वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। अमीर बनने के एक नहीं काफ़ी सारे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन सबसे मुश्किल होता है अमीर लगातार बने रहना। जिस तरह कोई एक बार सक्सेस हासिल तो कर लेता है, लेकिन लगातार सक्सेसफुल बने रहना उतना ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के समय में कोई भी कहीं से वायरल तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लगातार वायरल होते रहना, क्योंकि यही सबसे मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो औरों के पास नहीं है तो उसके लिए भगवान को शुक्रिया कीजिए और उस चीज़ की वैल्यू कीजिए। और एक बात हमेशा मानकर चलिए, नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ टेम्पररी है। तो आप लोग बहुत तरीके से और सलीके से चलेंगे और आप दुनिया में सक्सेसफुल बने रहेंगे। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। जैसा कि ऑथर मॉर्गन हसल ने अच्छे से बताया है कि रिच होना और बने रहना आसान नहीं है। इसलिए अगर हम आज सेफ हैं और फ्यूचर भी सेफ रहे, इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप लोग स्टॉक्स और शेयर में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बढ़िया सा रिटर्न ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस बुक को परचेस करके खुद रीड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी की जो 3 लर्निंग है मैं आने वाली फाइनेंशियल वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 3 लर्निंग आपसे शेयर की तो ये वीडियो की लेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छी सी प्यारी सी लर्निंग फाइनेंशियल वीडियो में मनी के ट्रेंड। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहाँ मिलती है आपको बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग, वो भी फ्री में। दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी किसी के पास पैसा थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो उसके साथ उस इंसान का बात करने का तरीका, बोलचाल, यहाँ तक कि व्यवहार भी अचानक से बदल जाता है। हालांकि ये बात सबके लिए सच साबित नहीं होती है, लेकिन 99% में ये सच साबित होती है। इसको अच्छे से समझाया गया है मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में, जिसका पहला पार्ट मैं इससे पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बुक के 5 में से 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से एक यंग एंटरप्रेन्योर अपनी अचानक से आई हुई संपत्ति को संभाल नहीं सका और देखते ही देखते अपनी हरकतों की वजह से आई हुई संपत्ति को उड़ाकर गरीब बन गया। वहीं एक और देखा जाए तो एक सफाई कर्मचारी अपनी सेविंग करने की आदतों की वजह से किस तरह से अंत में मिलेनियर बन चुका था। जिस किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट को देखने के बाद ही इस वाले दूसरे पार्ट को आगे देखें। आज मैं आपको बाकी के 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि किस तरह मॉर्गन हसल ने पैसे के मनोविज्ञान में लोगों के व्यवहार के बदलाव के बारे में बताया है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इस बुक से सीखने को मिलती है वो ये है, नो वन इज क्रेजी, यानी कि कोई भी मूर्ख नहीं है। कुछ लोग आपको पैसे को उड़ाते हुए भी मिलेंगे, कुछ लोग गैम्बलिंग करते हुए मिलेंगे। हर एक का एटीट्यूड पैसे को लेकर अलग अलग मिलेगा, क्योंकि जितना कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा तो खर्च हो जा रहा है। क्योंकि हम ये सोचते हैं जो भी है बस उसको अच्छे से एंजॉय कर लें,
क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या फिर बड़े स्कूल के बारे में सोचते हैं। अगर आप सभी के पास ये पहले से ही है तो उन सारी चीज़ों की कद्र करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों के लिए एक सपना ही है। मॉर्गन हसल एक बड़ी बात बताते हैं कि चाहे मिडिल क्लास हो या बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता है। वो अपनी सिचुएशन और इमोशन से अफेक्ट होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेता है। ऐसा भी हो सकता है मैं जो फैसले लूँ वो आपको बेवकूफ़ी भरे लगें या फिर आपके फैसले मुझे बेवकूफ़ी भरे लगें। तो हमारी ग्रोथ निर्भर करती है हमारे इर्द गिर्द जो सिचुएशन होती है या फिर सिचुएशन चल रही है या फिर इमोशंस जो हैं उसमें अपने डिसीजन कैसे लेते हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो ये ज़रूर माइंड में रखिए किसी ना किसी ने तो शेयर बेचा है। अगर आपने वो शेयर खरीदा है तो सस्ता समझकर खरीदा है और किसी और ने अगर बेचा है तो महंगा समझकर ही बेचा है। लेखक का कहना है लोगों को ये लगता है कि वो एक बढ़िया डील कर रहे हैं और हो सकता है उस समय के लिए वो एक बढ़िया डील भी हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़ॉन के शेयर लिए होंगे तो वो 2600% के फ़ायदे में बैठा होगा। ये भी हो सकता है किसी ने ना लिए हों और ये भी हो सकता है लेकर किसी ने जल्दी बेच दिए हों। ले देकर लेखक का ये कहना है कि पैसे को लेकर कोई भी इंसान इतना मूर्ख नहीं है। पैसे को लेकर कोई भी वो डिसीजन आसपास के हालात और इमोशन के हिसाब से ले रहा होता है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं रिस्क वर्सेस मेहनत। चौथी लर्निंग ये है पैसा जितना आ जाए उतना कम है, यानी कि पैसा कभी भी काफ़ी नहीं होता है, लेकिन ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझाने के लिए ऑथर ने कोलकाता के 40 साल के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल भी लिया है, जिसमें कहा है अनाथ होने के बावजूद एक बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए थे रजत गुप्ता। 2008 में उनके पास $100 मिलियन भी थे। वो चाहते तो इंटरेस्ट इनकम के जरिए ही काफ़ी पैसे कमा सकते थे, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे और अपने लालच की वजह से वर्षों से बनाई हुई रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी थी। बोर्ड मीटिंग में जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उसे फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच देते थे और इसी के कारण इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें जेल भेज दिया गया था। रजत गुप्ता के इस एग्जाम्पल से लेखक ने समझाया है कि किस तरह से एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद भी वो दूसरा फाइनेंशियल गोल जल्दी अचीव करना चाहते थे और इस लालच के चक्कर में रुकते नहीं हैं और लालच की वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। ज़्यादा पैसों का लालच और दूसरों से पैसों का कंपैरिजन आपकी अपने जीवन की शांति, चैन, सुकून सब कुछ छीन लेगा और जो इस वक्त का सुकून है वो भी खो बैठोगे। पांचवी और आखिरी लर्निंग जो इस बुक से मिलती है वो ये है लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं। भाग्य और जोखिम दोनों एक साथ चलते हैं और हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से लेखक ये बताते हैं 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे तो पूरी दुनिया में उन्हीं के जैसे 30 मिलियन स्टूडेंट थे जो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली मजबूती की वजह से वो लेक सेंट स्कूल में जाते थे। यही एक स्कूल था जहां बच्चों को सीखने के लिए कंप्यूटर था और ये बात बिल गेट्स भी अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। वो उस समय के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला और ये बात उन्होंने खुद भी कही थी कि अगर लेक सेंट स्कूल ना होता तो उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ना होती। बिल गेट्स के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत से फैक्टर थे, उसमें लक भी एक फैक्टर था। वो अपने दोस्त कैंट के बारे में बताते हैं अगर उसने भी स्कूल छोड़ दिया होता तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इसी के कारण वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया और जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया तो उसकी अपनी जान चली गई, यानी कि उसने अपनी खुद की जान गंवा दी जब वो कंप्लीट एजुकेशन लेने के बाद माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए
गया था। वैसे तो माउंटेन क्लाइंबिंग में लाखों लोग जाते हैं और उसमें किसी एक की जान जाती है। रिस्क ली कैंट ने क्लाइंबिंग के लिए, जो दुनिया का बड़ा जोखिम वाला काम था, और वो दुनिया ही छोड़कर चले गए। इसलिए जीवन में सक्सेस होने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं। रिस्क, लक, मेहनत उसमें से एक ही है, तब जाकर लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसा आ चुका है तो आप विनम्र बने रहिए, और अगर नहीं आया है तो कोशिश करते रहिए। मैं अक्सर आपको यही कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप इस बुक को खरीद कर रीड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से खरीदना ना भूलें। उसमें आपको कुछ % रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगली वीडियो आपको किस में चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक बढ़िया सी अच्छी सी फाइनेंशियल लर्निंग के साथ, और इस बुक से आप लोगों को क्या सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। लव यू ऑल गाइस, मनी ग्रेडियंट। और हाँ, बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। मनी ग्रेडियंट।